हेलो फ्रेंड्स, जी के गुरुजी अड्डा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यह हमारी नवीनतम शिक्षा नीति है और इसके पहले भी दो नई शिक्षा नीति आ चुकी है। तो हम यह देखेंगे कि बाकी की जो दो पुरानी नई शिक्षा नीति थी उसका और इस जो तीसरी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो हम बात करेंगे एनईपी 2020 के बारे में। एनईपी 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तीसरी मतलब इसके पहले भी दो आ चुकी है। कौन कौन सी दो आ चुकी है पहले हम वो भी देख लेते हैं। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी। इसके बाद दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। फिर तीसरी और नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके कार्यकाल में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और इस शिक्षा नीति में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में लागू हुई थी उससे कई सारे परिवर्तन किए गए और हम यह देखेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं। तो एनईपी 2020 के निर्माण समिति के अध्यक्ष कस्तूरी रंगन हैं। कस्तूरी रंगन जो है वो इसरो के पूर्व निदेशक थे। हमारा जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके पूर्व निदेशक के कस्तूरी रंगन थे और यही एनईपी 2020 के अध्यक्ष भी थे। और इस शिक्षा नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मतलब हमारे शिक्षा विभाग को जब जहाँ मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता था, अब नई शिक्षा नीति में उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि अब हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा रहेगा। जैसे हम लोग मोस्टली पढ़े होंगे सभी लोग 10+2+3 मतलब 10th किया होगा, 11th-12th किया होगा, फिर अपना ग्रेजुएशन किया होगा जो कि 3 या 4 साल का होता है। लेकिन जो नया शैक्षिक ढांचा आया है इसमें बहुत अधिक परिवर्तन किया गया है। और परिवर्तन क्या किया गया है कि अब शैक्षणिक ढांचा हमारा 5+3+3+4 का हो गया है। यहाँ 5 से क्या मतलब है, 3 से क्या मतलब है, फिर 3 से क्या मतलब है, 4 से क्या मतलब है, आइए हम इसे समझते हैं। देखिए 5 का मतलब होता है 5 वर्ष और इन 5 वर्षों को भी हमने 3 और 2 वर्षों में बांट दिया है। 3 वर्ष तो आंगनबाड़ी मतलब कोई बच्चा 3 वर्ष तक वह आंगनबाड़ी में शिक्षा ग्रहण करेगा, फिर बाकी के 2 वर्ष वह कक्षा 1 और 2 में शिक्षा ग्रहण करेगा और इन 5 वर्ष के स्टेज को हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। मतलब 5 वर्ष की अवस्था फाउंडेशनल स्टेज, उसके बाद 3 वर्ष पे पहुंचते हैं हम, क्योंकि बालक कक्षा 1 और 2 में शिक्षा ग्रहण कर चुका होगा तो तीसरे वर्ष में वह कक्षा 3, 4, 5 मिला के कुल 3 वर्ष हो गए ना। तो 3 साल में वह 3, 4 और 5 में अध्ययन करेगा और इसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। तो पहले स्टेज का नाम क्या है, फाउंडेशनल स्टेज। दूसरे स्टेज का नाम है प्रिपरेटरी स्टेज जो कि 3 वर्ष का होता है। फिर से 3 वर्ष की कक्षा रहेगी, कक्षा 6, 7 और 8, जिसे हम मिडिल स्टेज कहते हैं। इसके बाद 4 वर्ष की अवस्था। 4 वर्ष में क्या होगा, 4 वर्ष में कक्षा 9, 10, 11 और 12 की कक्षाएं चलेंगी और इसे हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। मतलब जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है वह 5+3+3+4 के कॉन्सेप्ट पर है। सीधे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही दे दिया जाता है कि नई शिक्षा नीति का क्या सुझाव है शैक्षिक ढांचा को लेकर। तो उसमें कई ऑप्शन रहेंगे, उसमें सही क्या होगा 5+3+3+4। 5 मतलब 5 वर्ष, इसमें से 3 वर्ष आंगनबाड़ी के लिए, 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 जिसे हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। फिर 3 वर्ष की बात करते हैं तो यह कक्षा 3, 4 और 5 तक रहेगा, इसे हम प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। पुनः 3 वर्ष आएगा तो फिर कक्षा 6, 7 और 8 की बात की जाएगी और यह मिडिल स्टेज होगा। फिर 4 वर्ष में कक्षा 9, 10, 11, 12 जो कि सेकेंडरी स्टेज होगा। इसका मतलब यह हुआ कि शैक्षिक ढांचा जो हमारा है वो फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज में बटा हुआ रहेगा।
अब इसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या परिवर्तन आया है। तो प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाने के लिए, मातृभाषा में बालकों को सिखाने के लिए अत्यधिक जोर दिया गया है। तो मतलब प्राथमिक शिक्षा जो हो वो मातृभाषा में देने का सुझाव नई शिक्षा नीति में दिया गया है। यहाँ मातृभाषा से हम यह समझ सकते हैं कि एक बालक जो तुरंत अपने परिवार से, अपने माता पिता से विद्यालय में प्रवेश किया है, यदि हम उसकी भाषा में चीज़ों को समझाएंगे, उसे उसकी मातृभाषा में उसे बताएंगे कि जैसे वह अवधि में बोल रहा है तो अवधि में उसे समझाया जाए, वह जिस लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है उस लैंग्वेज में उसे यदि चीज़ें समझाई जाएँ तो वह जल्दी ग्रहण करेगा। इसके बाद कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ कर दिया जाए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गांधी जी ने भी व्यावसायिक शिक्षा की बात की थी। तो इसी प्रकार नई शिक्षा नीति में इस बात को जोड़ा गया है कि बालकों को कौशल सिखाना बहुत ही आवश्यक है। तो कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कर दी जाए। उनसे छोटे मोटे चीज़ें जैसे रुमाल में कढ़ाई, जैसे लड़कियों से रुमाल कढ़ाई कराना सिखाया जा रहा है, या कुछ बनाने के लिए जैसे मोमबत्ती बनाना सिखाया जा रहा है। तो ऐसे कुछ स्किल्स सिखाए जाएं जिससे वे आगे जाकर कुछ व्यावसायिक कार्य भी कर सकें। अब नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया गया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब 6% इसका शिक्षा पर व्यय किया जाए। आकलन के मानक निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख की स्थापना का भी सुझाव दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी नई शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या उसमें समस्याएं आ रही हैं, उसमें क्या सुझाव करना है, उसके लिए हम परख की स्थापना करें। इसके बाद हम बात करते हैं कि यह तो थी हमारी नई शिक्षा नीति, कि नई शिक्षा नीति में यही इतने परिवर्तन हुए, और भी परिवर्तन हुए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन यही है कि प्राथमिक शिक्षा किसमें दी जाए, मातृभाषा में दी जाए, और जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाए, और मानक निर्धारित करने के लिए हम परख जो कि एक केंद्र है उसकी स्थापना कर सकें। और इसमें 4 स्टेज हैं, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन एक यह भी हुआ है कि स्नातक स्तर में परिवर्तन कर दिया गया है। और परिवर्तन क्या हुआ है कि यदि हम जैसे 1 वर्ष पढ़कर छोड़ देते हैं, तो जब पुरानी शिक्षा नीति थी तो यदि हम 1 वर्ष पढ़कर छोड़ देते हैं तो हमारा वह साल बर्बाद हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि कोई बालक 1 वर्ष पढ़कर अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है किन्हीं भी कारणों से, तो उसे सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, और फिर जब वह शुरुआत करेगा अपनी पढ़ाई का तो उसे फिर से 1 वर्ष पहला साल नहीं पढ़ना पड़ेगा, वह दूसरे साल में मतलब सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। तो यह सबसे अच्छा परिवर्तन है नई शिक्षा नीति का, कि पहला वर्ष यदि हम पढ़कर अपनी पढ़ाई को छोड़ते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा कि हमने हाँ ये कोर्स किया था। दूसरा वर्ष अगर पढ़कर अपनी पढ़ाई को छोड़ते हैं तो हमें डिप्लोमा मिलेगा, जैसे 2 साल का डिप्लोमा होता है किसी भी कोर्स का, उसी तरीके से यदि 2 साल पढ़कर हम अपनी ग्रेजुएशन को छोड़ते हैं मान लीजिए, तो हमें उसका डिप्लोमा मिल जाएगा। फिर जब अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे तो हमें फिर से सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर नहीं करना है, हम सीधे 3rd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं उसी डिप्लोमा के आधार पर। यदि 3 वर्ष पर वह पढ़कर छोड़ता है तो उसे पूरी डिग्री मिलेगी, क्योंकि सामान्यतः यदि हम बीएससी, बीए, बीकॉम इन सब चीज़ों की बात करें तो ये 3 साल का होता है। तो 3 साल का यदि वह पूरा पढ़ता है तो उसे पूरी डिग्री मिलती है, और यदि वह नहीं पढ़ता है तो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और फिर डिग्री मिलेगी। और अब एक नया भी जोड़ा गया है 4 वर्ष। अब सीधे बीएससी के बाद यदि जैसे ग्रेजुएशन में बीएससी है, बीए है, तो बीएससी के बाद यदि किसी को रिसर्च फील्ड में जाना है तो वह 4 वर्ष पढ़ेगा, मतलब 4 वर्ष में उसका बीएससी भी होगा और 1 साल की उसमें एमएससी रहेगी, और वो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा, रिसर्च की ओर पहुँचेगा, मतलब डिग्री विद रिसर्च उसे मिलेगा। तो यही 4 वर्ष का इसमें कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है कि पहला वर्ष छोड़ा गया तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष पढ़कर छोड़ दिया गया तो डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 साल पढ़ाई किया है तो उसे डिग्री मिल जाएगी। लेकिन हाँ, वो आगे उसी फील्ड में रिसर्च में जाना चाहता है तो उसे 4 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, और 4 साल में ही उसका ग्रेजुएशन और पीजी दोनों होकर वह रिसर्च की ओर जाएगा।
अब परास्नातक की बात करें तो परास्नातक दोनों होगा, 1 वर्ष का भी परास्नातक होगा और 2 साल का भी परास्नातक होगा। जो 3 साल का बीएससी करने के बाद अगर उसे करना होगा एमएससी, या जैसे ग्रेजुएशन के बाद उसे पीजी करना है तो उसे 2 साल का करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसे रिसर्च में जाना है तो वह 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्ट 1 साल का मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स चलेगा 4 साल का, जिसमें बीएससी प्लस एमएससी और रिसर्च होगा। तो वह डायरेक्ट रिसर्च फील्ड में जाएगा, मतलब वह फिर किसी और फील्ड में ना जाकर सीधे रिसर्च और पीएचडी में जाएगा। लेकिन अगर वह 3 साल का बीएससी करके छोड़ देता है और आगे जैसे बीएड करना चाह रहा है या कुछ और करना चाह रहा है तो उसे सिर्फ 3 साल का ही ग्रेजुएशन करने की आवश्यकता रहेगी। तो अब हम बात करेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 या पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखते हैं कि ये क्या होता है। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 15 जून 2017 से लागू है, और पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ने पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का स्थान लिया है। मतलब जो पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था उसमें कुछ परिवर्तन करके अब उसका नाम पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 रख दिया गया है। अब पीडब्ल्यूडी एक्ट जो 1995 में आया था उसमें 7 नियोक्ताओं के बारे में बताया गया था, लेकिन अब जब उसमें कुछ परिवर्तन किया गया तो जो 2016 में आया इसको बढ़ाकर 21 कर दिया गया। नियोक्ताएं मतलब अक्षमताएं से हम समझते हैं, जैसे कुछ मनुष्य के अंदर अपंगता है, कोई मूक बधिर है, तो कोई चलने में अक्षम है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, अक्षमताएं होती हैं, दिव्यांगताएं होती हैं, शारीरिक दिव्यांगताएं, जिन्हें हम निर्योग्यता के अंदर रखते हैं। पहले या केवल 7 थी इसके अंदर, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के निर्माण समिति के अध्यक्ष सुधा कौल जी हैं, और पीडब्ल्यूडी एक्ट के द्वारा दिव्यांग बच्चों को 18 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। मतलब जो भी इस तरीके के हम शारीरिक रूप से अक्षम बालक होंगे, इस एक्ट के अनुसार उन्हें 18 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा, जो कि एक अच्छी पहल है। तो ये पूछा जाता है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कब बना था, और उसके बाद पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्ष कौन थी। सुधा कौल जी थी, 15 जून 2017 में बना था। तो अब हम बात करते हैं कि दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ कहाँ पर खोले गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पे हैं। तो दृष्टिबाधित संस्थान है देहरादून पे। इसको आप याद करने का थोड़ा सा तरीका बता दें कि दा से दृष्टि और दा से देहरादून, ऐसे याद कर लीजिएगा कि दा से दृष्टि, दा से देहरादून। तो दृष्टिबाधित कहाँ है, देहरादून में है। फिर अस्थि विकलांगता यह कहाँ है, कोलकाता में है। राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान या मुंबई में है। माँ से मूक, माँ से मुंबई, ये भी याद कर लीजिएगा, आसान है ये दोनों। तो दा से दृष्टि, दा से देहरादून, और उसके बाद माँ से मूक, माँ से मुंबई। संस्थाओं में हम लोगों ने बात कर लिया, दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून, अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता, मूक बधिर संस्थान मुंबई। उसके बाद राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो कि सिकंदराबाद में है। तो इस प्रकार ये संस्थान है जो कि पूछे जाते हैं कि दृष्टिबाधित कहाँ है, देहरादून में है। अस्थि विकलांग कोलकाता में, मूक बधिर मुंबई में है, और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा एनईपी 2020 के बारे में कि उसमें क्या क्या परिवर्तन करके नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। फिर हम लोगों ने बात किया कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में क्या क्या बातें हैं। तो यह आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।